नाज़रीन में ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनाब रज़ा हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, पहले तो ये फरमाइए कि ये आपने तो बड़ा गर्म सर्द देखा, मिलिट्री स्ट्रेटजी, जंगें, सब कुछ, तो ये जो इन द मिडल ऑफ वॉर, चले अभी तो सीज़ फायर है, ये रोज़ाना कोई एक, आज उनके नेवल सेक्रेटरी जो हैं वो चले गए, कुछ पता नहीं कितने 72 के करीब उनके बड़े टॉप अफसरान जो हैं वो उनको थैंक यू कह दिया गया या वो खुद से ही चले गए। व्हाट डज इट इंडिकेट जनरल साहब? देखिए जी, अमेरिका की एक आपको खूबी तस्लीम करनी पड़ेगी। उसमें किसी न किसी लेवल पर उन लोगों में इतनी जरूरत है तो खड़े होकर अपने कमांडर इन चीफ को कह देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं काम, ये ठीक नहीं है ये। और ये भी फाइन थी कि ट्रम्प साहब एक वक्त में पागल हो गए थे। वो न्यूक्लियर जो डाटा उनको चाहिए था, जो कोड चाहिए थे, वो मांग रहे थे। उस वक्त जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी ने साफ इनकार कर दिया था। अब आपने ये जॉन कैरी की स्टेटमेंट भी देखी होगी, 3 सुदूर पिछले थे, उनको कहा गया कि आप ईरान पर हमला करें, इनकार कर दिया उन्होंने। सब जो फौजी हैं, जो नेवी में है, एयरफोर्स में है, वो सब जानते हैं कि ये जंग हारी ही हुई है। अमेरिका ने कोई तरीका नहीं है सिवाय ईरान को तबाह करने के। ईरान, अमेरिका के पास और कोई तरीका, जंग नहीं जीत सकता अमेरिका ये, क्योंकि जो ईरान पर अगर जो ग्राउंड फोर्सेस का हमला है वो ईरान कर ही नहीं सकता अमेरिका। एयरफोर्स ने लगा के देख ली, नेवी लगा के देख ली, क्या कर लेंगे? और अगर थोड़ा सा ईरान और हिम्मत दिखा दे तो अमेरिका के 2 जहाज डुबो दे, खत्म हो जाएगी। देखिए दुनिया जंग, काजी साहब, जंग बदल चुकी हुई है, जंग का नक्शा बदल चुका हुआ है। आपने कुछ देखा पिछले साल इन दिनों जब भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, अब आप लोग और कुछ देख रहे हैं कि जंग का जो टोटल जो एनवायरनमेंट है ना, वो सारी बदल गई है। अब जब बड़े जहाजों की, बड़ी बड़ी एयरफोर्सेस की वो जरूरत तो है उनकी, लेकिन इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब कुछ की अब वो उनकी वो अहमियत रह नहीं गई। इसलिए जो लोग रिजाइन कर रहे हैं ये सब जानते हैं इस चीजों को। ट्रम्प साहब पर एक पागलपन सवार है और ट्रम्प साहब और उनके जो साथी हैं वो बाकायदा ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसकी वजूहत आप जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स हैं और वो सारा डाटा दरियाओं के पास मौजूद है, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है, ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। फिर यहूदियों का अदरवाइज ऑल्सो देखिए बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका में। इसलिए मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि लोग रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों की जरूरत को सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने खड़े होकर बाकायदा अपने कमांडर इन चीफ को कह दिया है कि हम इस जंग में शामिल होना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जाहिर है। अच्छा रज़ा हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी जनरल साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से, अमेरिकन जो इंतज़ामिया है उनके हवाले से। ये जो ईरान अमेरिका जंग है, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी पे मैं आपसे बात करूँगा, फिर उसके बाद जो है वो दीगर अमूर को जो है वो सामने रखेंगे। सर, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका इसमें बड़ा अमल दखल रहा है, क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन ये हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका जो है वो ये समझता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का घर है, और उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी हासिल की अभी तक, उससे पहले, इस जंग से पहले, अमेरिका ने ये साबित किया कि वही आसमानों का भी सुल्तान है और ज़मीन का भी सुल्तान है। लेकिन इस जंग में ये चीज़ें नजर आई कि अमेरिका की वो तमाम टेक्नोलॉजी जिसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तमाम वो टेक्नोलॉजी जो कि रडार में नहीं आती, उसको ईरान ने ताक का निशाना बनाया। और बहुत से ऐसे मौके आए जिस पर बाकायदा तौर पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हुई। क्या आप समझते हैं कि इस जंग में भी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो लड़ी और वो जीती, और वो कौन सी, क्या चाइना का पलड़ा जो है वो भारी रहा? आप कहाँ देखते हैं कि अमेरिका और चाइना जो है उसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाइना आगे निकल चुका है, और दूसरा, अब मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि पावर किसकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी की या ज़मीनी टेक्नोलॉजी की? जी, थैंक यू मियां साहब। मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हम स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात कर लें और फिर उसको ईरान में जो उसका यूजेज है उसकी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जो स्पेस रेस थी वो थी बिटवीन रशिया एंड यूएस, लेकिन जो स्पेस रेस 2.0 है ये है बिटवीन चाइना एंड यूएस। रीजन इसका ये है कि स्पेस में पॉलिटिक्स भी है, स्पेस के एसेट्स भी हैं और स्पेस का यूज इन द वॉर भी है।
देखिए जिस तरह जमीन की एक ज्योग्राफी है ना, समंदर हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इसी तरह स्पेस की भी एक ज्योग्राफी है, वहां पे भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। अब बात यह है कि उन स्ट्रेट्स पर कौन अभी से काबू करेगा जिसमें फ्यूचर में इनको यूज करना होगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह यहाँ हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, या जी आप बात कर रहे थे शुरू के इब्तिदाइया में कि 5 स्ट्रेट्स हैं, स्पेस में भी 5 स्ट्रेट्स हैं, उनको लैग्रेंज कहते हैं, जो कि ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जीरो ग्रेविटी हो जाती है बिटवीन द टू प्लैनेट्स, और आइडियल प्लेस है जो पहले उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। वहां पे भी गैसेज हैं। मून के ऊपर माइनिंग की क्यों बातें होंगी, यूएसए क्यों अर्थ में अपना प्रोग्राम कर रहा है, क्योंकि वहां पे हीलियम गैसेज हैं, रेयर अर्थ्स हैं। इसी तरह स्पेस वेपनाइजेशन है। स्पेस को अभी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में आप डिफेंस के लिए यूज करने का ओनली परमिशन, लेकिन आप देखिएगा फ्यूचर में इट विल बी यूज्ड फॉर द ऑफेंस आल्सो। अब आ जाते हैं इस जंग में। अच्छा, हाँ, दरमियान में आपने चाइना और उनकी बात की। चाइना, उनका देखिए अभी इस वक्त दुनिया में से 2 स्पेस स्टेशन हैं इंटरनेशनल। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो यूएसए का है, जो 2030 में रिटायर हो रहा है। ये इनके कोलैबोरेशन से है, यूएसए, रशिया, जापान, यूके, फ्रांस, इनकी कोलैबोरेशन से बना हुआ। इसमें चाइना नहीं है, लेकिन चाइना का एक अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और वो अभी रिटायर नहीं हो रहा। तो 2030 के बाद अगर अमेरिका अपना स्पेस स्टेशन नहीं भेजता, जो कि उसका प्लान है, कमर्शियल भेजेगा, सीएसएस कहता है जिसको, तो फिर एक ही स्पेस स्टेशन होगा जो कि चाइना का होगा। इंशाल्लाह उसका पाकिस्तान भी हिस्सा होगा। अब आ जाते हैं हम ईरान की साइड पर। देखिए ईरान ने इस वॉर को क्लासिकल 5th जनरेशन वॉरफेयर में लड़ा है, जिसमें 3 मेजर एलिमेंट्स। स्पेस, सबसे पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज, विच इज ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड स्पेस। जो स्पेस है, ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की लिस्ट है, जो 18 इस वक्त दुनिया में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उस लिस्ट में शामिल है, विच आर वाइटल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। ये लिस्ट यूएस से इशू करता है, व्हाइट हाउस से इशू होती है फॉर एवरी ईयर और 2 ईयर्स, और उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट समझा जाता है उन टेक्नोलॉजीज की। स्पेस इज वन ऑफ दैम। ईरान ने स्पेस को भी यूज किया है। ईरान, क्योंकि स्पेस, मैं आपको बता दूं कि ईरान की अपनी सैटेलाइट्स भी हैं। लोग समझते हैं शायद ईरान अभी स्पेस में पीछे है। ईरान की अपनी सैटेलाइट्स हैं जो उन्होंने 2002 से लॉन्च करनी शुरू कर दी। इसी तरह उनके अपना मिसाइल प्रोग्राम है, उनका अपना एक ड्रोन प्रोग्राम है जो कि इतने अच्छा, एडवांस है। शाहिद ड्रोन सीरीज जो है वो। अच्छा, तो ठीक, बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट बात बताई जो शायद पहले पता नहीं थी कि 2002 से उनके पास ये है सब कुछ। अच्छा जनरल साहब, मैं अब एक थोड़ा सा पहलू और भी है, एक तो सियासी पहलू की तरफ से भी आएंगे, और जिस तरह अभी रज़ा साहब ने बताया कि खासा ईरान ने गेन किया, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम बीच में हमारा बड़ा क्रिटिकल रोल है, तो आप क्या समझते हैं कि ये ईरान भी नहीं बच कर रहा? ज़ाहिर है उसने तो जंग बज़ाहिर, क्या खुद उनके एनालिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने जीत ली है, तो डू यू सी के कोई ये होगा? क्योंकि इससे लगता है कि अमेरिका बहादुर कुछ गेन करना चाहता है ज़्यादा ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, जो कि शायद वो डिज़र्व नहीं करता ईरान के मुताबिक। कैसे लग रहा है ये रिजॉल्व होता आपको जनरल साहब? देखो, मुझे ये जल्दी रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब का एक मसला ये है कि वो अमेरिका को एक फातह के तौर पर, अपने आप को एक कॉन्करर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे हैं। आप उनकी ट्वीट्स पढ़ लें, कई जगह तो आपको इंतहाई पागल नजर आते हैं, कई जगह लगता है यूं है कि इन शख्स को अक्ल ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं क्या बात कर रहा है ये शख्स। तो उनका मसला ये है, उनको जो फेस सेविंग के लिए जो चाहिए वो उनको ईरान देने को तैयार नहीं है। और ये भी मशहूर है कि जब आप मैदान जंग में जो आप जी हार जाए ना, वो कभी आप टेबल पे नहीं जीत सकते। तो वो हारे तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन जो उनका एक जहन में लोगों के खाका था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो इस खलीज को, आप देखिए ना, उनका जो डिफेंस आर्किटेक्चर था, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सारा का सारा तबाह होकर रह गया है। अब वो अपने आप को दुनिया के सामने कैसे जस्टिफाई करेंगे?